मतलब? संजना को उसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। अधिकतर लोग जो अपनी याददाश्त खो चुके होते हैं वो अक्सर टेलीविजन शो में मेन रोल में होते हैं। मेरी मम्मी, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, जरूर ही वो बहुत बुरी इंसान होगी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कोई सपोर्टिंग रोल ही कर रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी याददाश्त खो देगी। सनी इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि सिर्फ कहानी के मेन कैरेक्टर की याददाश्त जाती है। उसकी दादी जो शो देखती है उनमें तो अक्सर ऐसा ही होता है। उसकी बात सुनकर संजना के मुंह से एक बार हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उस बच्चे की बातें वाकई में सोचने लायक थी। अगर वो अपनी याददाश्त नहीं खोती तो वो असल जिंदगी में भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही होती। उसने सनी को गले से लगा लिया और हंसने लगी। हालांकि ये बात कि कोई औरत उसकी माँ है या नहीं, सनी इस बात को पता लगाने की कोशिश करेगा। वो वाकई में फिक्र करने वाली बात थी। संजना ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती थी। वो वाकई में अपनी असली माँ को ढूंढना चाहता था। अनामिका खन्ना जरूर वरुण ग्रोवर को जानती होगी। क्या वो वाकई में सनी की माँ हो सकती थी? फिर संजना ने अपने ही ख्यालों को खुद ही नकार दिया। अनामिका एक बेरहम औरत की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती। जिस तरह उसने समीरा की संजना के द्वारा पिटाई के बाद उसकी मदद की थी, संजना को महसूस हो रहा था कि वो उनमें से थी जो रिश्तों की अहमियत समझती है। अगर वो वाकई में अनामिका का बेटा होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे देखने के बाद वो इस तरह से रह सकती थी जैसे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। फिर वरुण ग्रोवर का उसे छीनकर उससे दूर लेकर जाना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे उसकी फिक्र नहीं होती। अगर इस बात में दम था तो अनामिका का सनी की मम्मी से किसी तरह से कोई रिलेशन हो सकता था। क्या यही कारण था कि वो वरुण को नापसंद करती थी? क्योंकि एक समय में वो सनी की मम्मी की अच्छी दोस्त रह चुकी थी और वरुण ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। लेकिन नहीं, अगर वो उसकी दोस्त होती तो फिर अपनी दोस्त के बच्चे को तकलीफ में देखते हुए खामोश नहीं रहती। ये काफी अफसोस की बात थी कि संजना और अनामिका के बीच रिलेशन कुछ दिनों पहले ही बिगड़े थे, नहीं तो वो उसे जाकर इस बारे में बात कर सकती थी। डिनर के बाद संजना ने घड़ी की तरफ देखा। करण को अब तक होटल में पहुंच जाना चाहिए था, इसीलिए उसने उसे कॉल करने का सोचा। कॉल करने के बाद इससे पहले कि वो करण की आवाज सुन पाती, उसे पानी बहने की आवाज सुनाई दी। महाराज ग्रोवर नहाई कर रहे हैं? संजना अरोड़ा जानबूझकर क्यूट आवाज में अपनी लैंग्वेज को थोड़ा बदल कर बोल रही थी। का ख्याल हुई रहा आपका? ऐसन तो नहीं आपको बाद में ऊ चुड़ैल मैडम सूरी का साथ माँ गुलछरा उड़ावन वास्ते कहीं जावे का हो? करण ग्रोवर ने नल बंद किया और कहा, जरा ठीक से बात कर लो। संजना फौरन ही भड़कते हुए बोली, मुझे ठीक से बात करने के लिए कह रहे हो? तुम्हें मुझसे ठीक से बात करनी चाहिए, समझे तुम? तुम्हारी पहले से एक बीवी है और फिर भी तुम भौरा बनकर फूलों पर मंडरा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वाकई में तलाक देने वाली हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत ही आशिक मिजाज लगते हो। करण ने अपनी कमर पर तौलिया लपेटा। अगर तुम मुझे सीधा ही सजा सुनाना चाहती हो तो कम से कम मुझे मेरा गुनाह तो बता दो। इंटरनेट पर देखो, तुम्हारे गुनाहों के सबूत चारों तरफ फैले हुए हैं। ये बोलकर संजना ने कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद उसने संजना को कॉल बैक किया। इस बार करण ने उसे वीडियो कॉल किया था। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ और वीडियो कनेक्ट हुआ, संजना को करण ग्रोवर दिखाई दिया। उसके काले घने बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी जो उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन और फिर सीने से होकर गुजर रही थी और आखिर में स्क्रीन की फ्रेम में कहीं खो गई थी। ये सीन काफी सेक्सी दिखाई दे रहा था। संजना उसे देखकर हैरान थी। हद है, ये इंसान उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की सोच रहा है। संजना हड़बड़ाई और फिर उसने सख्त आवाज में करण से कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूंगी। फिर उसने कॉफी टेबल पर रखे कुछ ड्राई फ्रूट्स उठाए और अपने मुंह में डाल लिए। काफी गुस्से में उन्हें चबाते हुए करण की ओर ऐसे देख रही थी जैसे वो उसको कच्चा चबा जाने वाली है। करण ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, मुझे अपना फेसबुक आईडी और पासवर्ड दो। संजना ने उसकी भवें टेढ़ी की। तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? जवाब देना है। जवाब? करण आखिर संजना के अकाउंट से किसे और क्यों जवाब देने वाला था, और वो जवाब क्या होने वाला था? संजना ने फिर भी अपने दूसरे अकाउंट पर लॉगिन किया। फेसबुक न्यूज फीड में अभी भी उन्हीं अफवाहों से जुड़ी न्यूज के लिंक दिखाई दे रहे थे जिसमें कि संजना और करण के डिवोर्स की बातें की जा रही थी और साथ ही करण के सनाया सूरी से सीक्रेट रिलेशन की भी।
उसने न्यूज फीड को स्क्रॉल करना जारी रखा और ऐसा करते हुए वो काफी बोरियत फील करने लगी थी। उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। आखिर करण किस तरह का रिप्लाई करने वाला है। वो बार बार अपनी न्यूज फीड को रिफ्रेश करती जा रही थी। इतने में ही उसे अपने मेन अकाउंट में एक पोस्ट दिखाई दी जिस पर कुछ ही मिनटों में हजारों रिप्लाई आ गए थे। पोस्ट कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप सभी ने मुझे और संजना को इतना प्यार दिया, लेकिन ये प्यार एक बुरी खबर की वजह से था। हालांकि इस बुरी खबर ने हमें काफी परेशान कर दिया था और हमारी लाइफ भी इससे काफी अफेक्ट हो गई थी। मैं अपनी बीवी का अकाउंट उन फोटोज के बारे में क्लैरिफाई करने के लिए उधार ले रहा हूँ जो कि इंटरनेट पर इस समय हर जगह मौजूद है। मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता। वो वाकई में कौन है, वो बस मुझसे कोई पता पूछ रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सच्चाई जानने के बाद आप लोग और अफवाह नहीं फैलाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे पास मुझे बदनाम करने के लिए कानूनी तरीका अपनाते हुए मेरे वकील को मानहानि का दावा ठोकने के लिए कहने के अलावा और कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचेगा। इसी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी अटैच किया जा रहा है जिसमें उस दिन सनाया सूरी से मुलाकात के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी सारी डिटेल्स बताई हुई है। हालांकि वीडियो कोई बहुत ज्यादा साफ नहीं था, लेकिन उसके ऑडियो से साफ हो रहा था कि जो कुछ करण ने कहा है वो सच था और सनाया सिर्फ उससे किसी अजनबी की तरह कोई पता पूछ रही थी। इसी के साथ फेसबुक पर जैसे हलचल सी मच गई थी। ये वीडियो उनके लिए एक तमाचा था। जो भी करण ग्रोवर को संजना को धोखा देने के आड़े हाथों ले रहा था। इसके बाद से करण ग्रोवर की चारों ओर तारीफ होने लगी और सनाया के प्रति लोगों का गुस्सा और बढ़ता चला गया। दोस्तों, तो ये सिर्फ उससे किसी का पता पूछ रही थी। वाकई में इससे ज्यादा बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। करण ग्रोवर वाकई में कितने अच्छे हैं। किसी के मुंह पर वाकई में बहुत तगड़ा तमाचा पड़ा है और इस तमाचे की गूंज उसे जिंदगी भर याद रहेगी। ये तो धमाका ही कर दिया ग्रोवर साहब आपने। संजना सूरी को अपना मुंह आईने में देखना चाहिए। वो जरूर करण को देखकर अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाई होगी और करण ग्रोवर को अपनी प्लास्टिक सर्जरी किए हुए थोपड़े के साथ रिझाने के लिए वो हथकंडा अपना रही होगी। लेकिन हमारे हैंडसम प्रिंस ने तो उसे अपनी असली औकात दिखाई दी। जियो करण ग्रोवर और सनाया सूरी, तुम भाड़ में जाओ। फौरन ही सनाया सूरी के फेसबुक फॉलोवर्स की संख्या में लगभग एक ही घंटे में करीब 2.5 से 3 लाख की कमी आ गई थी और उसका ऑफिशियल फैन पेज डिलीट कर दिया गया था। जो सनाया सूरी की तरह ही सेम सर्कल में थे, उन वीडियोस को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ा जोक के रूप में ले रहे थे। उसी समय सनाया को उसके डैड की ओर से फोन आया जिन्होंने उसे कहा था कि कुछ लोग उसकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं और अब उन लोगों के पास खुद को दिवालिया घोषित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उससे यही कहना चाहते थे कि अब तुम खुद के भरोसे हो। सनाया को अपने किए पर अब पछतावा होने लगा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। अब उसे क्या करना चाहिए? अब तो सिर्फ एक ही शख्स उसे बचा सकता था जो इस समय उसकी मदद कर सकता था। अपना थोड़ा बहुत हुलिया चेंज करके एक मोटा सा स्कार्फ और सन ग्लासेस लगाकर समीरा राजवंश के पर्सनल अपार्टमेंट की ओर अकेले ही निकल गई वो। अब जबकि समीरा राजवंश भी इत्तेफाक से उस अपार्टमेंट में ही थी, उसने उसे भीतर आने दिया और उसे चाय पानी पूछते हुए बोली, अब तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक हो ये तो नहीं पूछ सकती। उसकी आवाज इस समय काफी शांत सुनाई दे रही थी। कैसा महसूस कर रही हूँ? मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई है। अभी तक जो भी नाम, जो भी शोहरत, जो भी इज्जत मैंने कमाई थी, उसकी धज्जियां उड़ गई है। मेरा करियर, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो गया है। अब अगर मुझे इस बर्बादी से कोई बचा सकता है तो वो तुम हो समीरा। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। जब तक समीरा राजवंश उसके साथ खड़ी थी, राजवंश फैमिली के रुतबे और ओहदे के सहारे सनाया अपनी रेपुटेशन वापस पा सकती थी। समीरा उसके सामने बैठकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर सेटिस्फाइंग स्माइल थी। इस वक्त लहर पर सबसे ऊपर तुम तैर रही हो। सनाया और तूफान भी तुम्हें ही सबसे पहले चपेटे में लेगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, सबसे पहले मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती। नेटिजन्स की याददाश्त बेहद कमजोर होती है। अगर तुम 1 साल तक या 2 साल के बाद उन्हें नजर आओगी तो मैं गारंटी के साथ तुम्हें कह सकती हूँ कि तुम उतनी ही पॉपुलर हो जाओगी जितनी की तुम अभी हो। समीरा ने उसे वादा किया था कि अगर वो कुछ समय के बाद, जब सारा मामला शांत हो जाएगा, तब वापस आती है तो वो उसकी हर पॉसिबल मदद कर पाएगी। हालांकि सुनने में ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन सनाया को समीरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।
उसका परिवार अभी जिस सिचुएशन में था वो काफी भयानक थी। फ्यूचर की फिक्र करने की छोड़कर उसके लिए पहले अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी था। समीरा राजवंश के कंपेयर में वो अपने परिवार पर ज्यादा भरोसा कर सकती थी। जब तक कि उसका परिवार सही सलामत रहता, जब वो 2 साल गुमनाम जीवन जीने के बाद वापस आने पर अगर समीरा राजवंश उसकी मदद नहीं भी करती, तब भी उसका परिवार उसे सहारा दे देता। लेकिन अभी जो हालात हैं, वो केवल मेरी समस्या नहीं रह गई है, मेरे परिवार का बिजनेस भी मुसीबत में बढ़ गया है। कबीर आहूजा ये सब मेरे खिलाफ जानबूझकर कर रहा है, कहते हुए सनाया की आवाज लड़खड़ा रही थी। लेकिन वो तुम्हारे परिवार की समस्या है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? समीरा ने हाथ हिलाकर सनाया की बात को इग्नोर करते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास उस अमित शर्मा की सच्चाई पता करने के लिए नहीं आई होती तो ये सब नहीं हुआ होता। वो कबीर आहूजा हाथ धोकर मेरे पीछे नहीं पड़ा होता। समीरा राजवंश। सनाया सूरी ने सारी गलती समीरा पर मढ़ दी। समीरा झूठी मुस्कान लिए सनाया से बोली, मैंने तुमसे अमित शर्मा की सच्चाई पता लगाने के लिए कब कहा था सनाया? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि अमित शर्मा की शक्ल शालिनी शर्मा से काफी मिलती है। अब इसके बाद जो कुछ भी तुमने किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना कहते हुए वो कुर्सी से टिक गई। हमारे पुराने रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए होगी मैं करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करने के लिए आजाद हो। वो झल्लाते हुए बोली, सनाया सूरी, मत भूलो कि तुमने मुझसे पास्ट में क्या क्या करवाया है। अगर वो चीजें मुझे नुकसान पहुंचा सकती है तो तुम्हें भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है, इतना ध्यान रखना। तुम मुझे धमकी दे रही हो? फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये बात अब राज नहीं रह गई है कि शालिनी शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ मैं भी उसकी जिम्मेदार हूँ। ना, मैं केवल उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ मिस राजवंश, उसके अलावा भी जो तुम्हारे और राज हैं। रोशनी मेहरा और वैदेही को शायद इस बारे में पता ना हो, लेकिन मुझे पता है। मैंने उस दिन फोन पर तुम्हें वो सब कहते हुए सुन लिया था। सनाया सूरी के मुंह से गलती से वो बात निकल गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फौरन ही बदल गए। समीरा राजवंश के चेहरे पर भी दुनिया भर का गुस्सा दिखाई देने लगा था। वो उसे घूर कर देख रही थी। उस समय कमरे में सन्नाटा छा गया था। एक सुई के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसे सुनाई दे रही थी। सनाया सूरी को अफसोस हो रहा था कि उसने ये बात क्यों कह दी थी। समीरा राजवंश ने सनाया को धमकाते हुए कहा, तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो? सनाया खामोश खड़ी रही। उसकी मुट्ठियां और कसकर भींची जा रही थी, जिस वजह से उसके नाखून उसकी हथेली में घुसे चले जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो समीरा के उस रवैये से घबरा गई थी। आखिरकार वो एक ऐसा राज था जिसके बारे में समीरा किसी को भी जानने नहीं दे सकती थी। अब सनाया क्या कर सकती थी? वो घबराते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर हटी। मैंने कुछ नहीं सुना था। मैं तो ये इसीलिए कह रही थी क्योंकि मेरा ऐसे कहने पर तुम मेरे परिवार की इस बुरे वक्त से बाहर निकलने में मदद कर दोगी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। समीरा राजवंश खड़ी हुई और ठहाका लगाते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी सनाया, तुम स्मार्ट लड़की हो। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें इतना तो पता ही है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना? वो आगे बढ़ी और टेबल पर रखा कप उठाने लगी और उसने कप को ठीक से नहीं पकड़ा था। इसी वजह से कप हाथ से छूटा और फर्श से टकराकर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उस सीन को देखते ही सनाया सूरी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मन में डर और घबराहट छा गई थी। तुम क्या करने की सोच रही हो समीरा? तुम मुझे चुप कराने के लिए मेरी जान ले लोगी? समीरा अभी भी हंस रही थी, हालांकि वो बेहद ही रूखेपन से हंस रही थी। तुम्हें क्या लग रहा है इस समय भी तुम्हारी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम उसका कोई सीन कर रहे हैं? कभी कभी हमें अपनी जिंदगी असल दुनिया में रहकर भी जीनी चाहिए। आम लोगों को हमेशा आम लोगों जैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल और नॉर्मल, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई जिंदगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपने खुले बालों को कर्ल करते हुए उन्हें अपने कानों के पीछे फंसाया और सनाया से बोली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये समय अपने पेरेंट्स के साथ बिता रही होती और एक सिंपल और नॉर्मल जिंदगी जी रही होती जो इस समय तुम्हें जीने की जरूरत है। आखिरकार विशेष और डिजायर्स सुनने में भले ही कितने भी अच्छे लगते हो, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें रखना बेहद ही खतरनाक होता है।
और कभी कभी जानलेवा भी। ऐसा कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल गई और पीछे छूट गई सनाया सूरी, बिल्कुल ही अकेली, डरी, सहमी, कमजोर सी। समीरा ने अपना लैपटॉप खोला और सनाया को सर्विलेंस कैमरा से देखने लगी, जो कि धीरे धीरे अपने कांपते पैरों से चलते हुए वहाँ से बाहर निकल रही थी। समीरा ने फिर अपना फोन उठाया और एक नंबर पर कॉल किया। कॉल पिक होते ही समीरा ने सीधे ही ये शब्द कहे, भाई कोई है जिसे हमारा राज पता है। अपने कार तक पहुँचते पहुँचते सनाया सूरी का ना तो केवल चेहरा बल्कि पूरा शरीर ही बेजान हो गया था। वो किसी सूखे पत्ते की तरह कंपकपा रही थी। उसे वैसी हालत में देखते हुए उसकी असिस्टेंट हैरान थी। सनाया मैम, आपको क्या हुआ है? सनाया पर बेचैनी हावी होती जा रही थी। उसकी घबराहट में वो बड़बड़ाने लगी, कैसे, आखिर कैसे मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी? कैसे, क्यों कही मैंने वो बात? क्या वो मुझे जान से मार डालेगी? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने अपने स्कार्फ को कसकर पकड़ के रखा था। उसकी आंखों में डर के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मैडम को इस तरह घबराई सी बातें करते हुए, खासकर मार दिए जाने वाली खबर सुनकर उसकी असिस्टेंट भी घबरा गई थी। मैम, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी डर लग रहा है। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मेरी बेवकूफी के कारण ही उसने हमेशा ही मेरा इस्तेमाल किया और उसी बेवकूफी की वजह से आज मैंने इतनी बड़ी बात उसके सामने कह दी। अब मैं क्या करूं? वो अपना राज छिपाने के लिए पहले भी लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन उस समय वो ये नहीं जानती थी कि मैं भी उस बारे में जानती थी। लेकिन अब वो जानती है। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उसने हड़बड़ाहट में ही ड्राइवर से चीखते हुए कहा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो अभी के अभी। और फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा, जिसे संभाल पाना उस समय उसके असिस्टेंट के बस में नहीं था। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, देश छोड़ देना। एक ही तरीका था। समीरा राजवंश को सनाया की ओर से कोई खतरा तब भी महसूस नहीं होता जब वो देश छोड़कर चली जाती। नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं जान सकती थी कि समीरा राजवंश उसे किस तरह निपटेगी या उसका क्या हाल कर देगी। सनाया मैम, आखिर आपको हुआ क्या है? मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? उसकी असिस्टेंट ने सनाया का हाथ थामते हुए उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहा, वो एक मर्डरर है। मैं जानती हूँ वो पहले भी किसी की जान ले चुकी है और अब वो मेरी जान ले लेगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं उसका राज जानती हूँ। वो एक पूरा इंसिडेंट उस समय जैसे मेरे ऊपर से दिखाई दे रहा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रोशनी मेहरा के इरादे केवल एक दिखावा था, एक चारे की तरह असली मुद्दे को छिपाने के लिए, और वो खुद पर्दे के पीछे छिपी हुई चीजों को अपने हिसाब से चला रही है और छिपे हुए ही असली मकसद को भी हल कर रही है। हर शब्द के साथ सनाया सूरी और भी ज्यादा बेचैन होती चली जा रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। वो बहुत ही बेरहम और खतरनाक इंसान है। क्यों, आखिर क्यों मैंने ये सब कुछ कह दिया? मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए। शालिनी शर्मा, क्या यही मेरी सजा है? उस समय तुम्हारे साथ धोखा करने की यही मेरी सजा है? सनाया इस कदर घबराई हुई थी कि उसकी बातें अब समझ से बाहर होती चली जा रही थी। अचानक ही तेज रोशनी ने उन सभी की आंखों को चुंधिया दिया था और साथ ही एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली हॉर्न की आवाज के साथ ही एक बड़ा सा ट्रक रेड सिग्नल को तोड़ता हुआ उनकी कार में जाकर घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो कार हवा में कई फीट ऊंची उठकर हवा में कई पलटियां खाते हुए जमीन पर पूरे जोर के साथ गिरी और जमीन पर पलटते हुए आखिरकार उल्टी होकर रुक गई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से था। अमित शर्मा उर्फ शालिनी ने धूप के चश्मे और दुपट्टे के साथ एक मोटी ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में उस होलिये में वो धीरे धीरे घूम रही थी। एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए घने पेड़ों के बीच से उसने ट्रैक पर दौड़ते हुए कुछ लड़कों के ग्रुप को देखा। ठंड होने के बावजूद भी लोग वहाँ रनिंग के लिए आए हुए थे। सनाया सूरी ने कहा था कि शालिनी शर्मा उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट थी। यदि वो शालिनी शर्मा होती तो उसने सनाया के उस हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। हालांकि वो जगह उसके लिए काफी अनजान थी और उसे वहाँ की कोई भी चीज याद नहीं आ रही थी। फिर भी उस दिन हॉट स्प्रिंग में हादसे के दौरान जो इमेजेस उसके आंखों के सामने उभरी थी
वो इस बात को पक्का कर रहे थे कि उसे शालिनी शर्मा ही होना चाहिए, और अगर वो शालिनी नहीं भी थी तब भी वो उससे किसी तरह से कनेक्टेड तो थी ही। स्कूल का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी शालिनी शर्मा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपने कदम कुछ पीछे किए। वहाँ कुछ बिल्डिंग्स के सामने और भी बिल्डिंग्स थी, और उन बिल्डिंग्स के बगल से जाती हुई एक छोटी सी गली थी। शालिनी एक पल के लिए रुकी और उस गली में दाखिल हो गई, जहाँ फूलों से घिरे घास के एक छोटे से लॉन के साथ ही लगी हुई एक दीवार थी जो कि बेलों से ढकी हुई थी। वो शांत और एकांत जगह उसे जानी पहचानी दिखाई दी, बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे उसने फ्लैशबैक में उस दिन देखी थी। घास के ढेर पर खड़े होकर शालिनी ने सर उठाया और चारों तरफ देखा। ड्राइंग बोर्ड, पेड़ और दीवार की पोजीशन उसके फ्लैशबैक से पूरी तरह से मेल खा रही थी। बेशक उस समय और भी अभी के हिसाब से वहाँ कुछ मामूली डिफरेंसेस थे, लेकिन वो बता सकती थी कि ये वही जगह थी। उसने दीवार की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। एक तुम ही अकेली लगती हो जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन अफसोस कि तुम बात नहीं कर सकती, नहीं तो तुम मुझे बता पाती कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि उस सनाया और समीरा के अलावा वो संजना भी मेरे पास में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रह चुकी है, लेकिन क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? क्या पता कहीं मेरी बहन भी एक फेक पर्सन निकले। कम से कम अमित शर्मा का वहाँ पर आना बेकार नहीं गया था। अब वो इस बात को यकीन के साथ कह सकती थी कि वो कभी स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी थी, और हो न हो उसे शालिनी शर्मा ही होना चाहिए। इसके अलावा उसे वहाँ ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी जो उसे याद आ सकती थी। जैसे ही शालिनी वहाँ से वापस आई, उसने रास्ते में दो स्टूडेंट्स को आपस में गपशप करते हुए सुना। क्या तुमने वो खबर देखी? सनाया सूरी की कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, वो इसकी हकदार है, लेकिन तुम तो उसे काफी पसंद करती थी, है ना? हाँ, लेकिन अब मैं उस वाहियात औरत की फैन नहीं हूँ। शालिनी की नजरें डर और परेशानी के साथ छोटी होती चलेगी। सनाया की कार का एक्सीडेंट हो गया? एक कैब लेने के बाद रास्ते में उसने अपने फोन पर इंटरनेट पर सर्फ करना स्टार्ट किया। कल रात वो कार जिसमें सनाया सूरी, उसकी असिस्टेंट और उसका ड्राइवर कहीं से वापस आ रहे थे, तब एक बड़े से ट्रक के साथ जबरदस्त टक्कर में उनकी कार दुर्घटना हो गई। कार के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और सनाया सूरी को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसकी जान बचाने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। जहां तक उसकी असिस्टेंट की हालत की खबर है, तो उसके सर में गंभीर चोट आने की वजह से वो कोमा में चली गई है। पिछले कुछ दिनों से सनाया की पूरी इंटरनेट वर्ल्ड में काफी बेइज्जती हुई थी, और नेचुरली ऐसे समय में उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट होने की वजह से काफी सवाल उठ रहे थे। शुरू में नेटिजन्स ने इस खबर को मानने से इनकार कर दिया था। वे लोग इसे एक धोखा समझ रहे थे। जब उसकी मौत की असल खबर फैल गई थी, तब कहीं जाकर नेटिजन्स ने अपनी सारी अटकलें और अफवाहों पर रोक लगाते हुए उस खबर को एक्सेप्ट कर लिया था। चाहे जो भी हो, एक मरे हुए इंसान की इज्जत तो सभी को करनी चाहिए, और इसी के साथ सनाया सूरी के खिलाफ हो रहे सभी हमले एक साथ पूरी तरह से रुक गए थे। अमित शर्मा ने अपना रास्ता बदलते हुए फौरन कैब को हॉस्पिटल की ओर जाने का आदेश दिया, ताकि वो सनाया सूरी की असिस्टेंट से मिल सके। आखिरकार उस लड़की ने उसकी काफी हद तक मदद की थी। जब शालिनी वहाँ पहुंची, तब तक असिस्टेंट को पहले से ही आईसीयू में भर्ती किया जा चुका था, जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में थी और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। शालिनी केवल वहाँ उसके परिवार को ही देख पाई थी। सनाया की असिस्टेंट दो बूढ़े माता पिता की इकलौती संतान थी। जब से उन्होंने सुना कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, तब से उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और वो बेहद ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे। खुद को स्ट्रॉन्ग और हिम्मती दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच की जंग को जीतकर उनके पास वापस लौट आएगी। बगल में खड़ी हुई शालिनी दुखी दिल से उन लोगों को देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर ये कहा जाए कि जिंदगी में कुछ भी सर्टेन नहीं है और किसी के साथ भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। अगले पल में क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। सनाया के असिस्टेंट ने साफ तौर पर ये मैसेजेस अमित शर्मा को अपनी खुशी से भेजे थे, और आज वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई जिंदगी और मौत के बीच एक पतले से धागे से बंधी लटक रही थी। शालिनी नहीं जानती थी कि उसे उसकी सच्चाई का पता लगने से पहले कहीं वो भी सनाया की तरह इस दुनिया को छोड़कर न चली जाए।
अक्सर कहा जाता था कि जो लोग मौत को बेहद करीब से देख लेते हैं उनमें फिर मौत का डर नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी शालिनी अभी मरना नहीं चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि वो कौन है, उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी। कबीर आहूजा वापस शालिनी शर्मा के पास उसके घर लौट आया, जो आंगन में चुपचाप बैठी हुई थी। वो उस समय बेहद ही शांत और गंभीर दिखाई दे रही थी। हाल ही में शालिनी शर्मा की भूख काफी बढ़ गई थी, फिर भी शायद इसीलिए क्योंकि वो बीमार थी, उसका वजन अचानक ही काफी कम हो गया था, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि उसका कमजोर छरहरा सा बदन एक तगड़े हवा के झोंके के साथ लड़खड़ा कर गिर जाएगा। उसकी नजर एकदम उसके सामने लगे पौधे को देखे जा रही थी। ऐसा कहा जा सकता था कि उस समय वो किसी गंभीर बात के बारे में सोच रही थी, बेहद ही गंभीर। उसकी भारी पलकें बीच बीच में झपक रही थी, जैसे वो कभी किसी नतीजे पर पहुंचती है और फिर उस नतीजे को सिरे से नकार देती है और फिर नए सिरे से शुरुआत करती है। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है, उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी अट्रैक्टिव और बेहद ही मासूम मुस्कान ने कबीर को एक पल के लिए कहीं गुम कर दिया था। अगर कबीर आहूजा के लिए अमित शर्मा एक लड़का ना होकर लड़की होता तो शायद वो अभी तक उसके प्यार में पड़ गया होता। लेकिन अफसोस, अगर उसके लुक और फिगर को एक बार के लिए नजरअंदाज कर भी दिया जाए, तब भी उसका बिहेवियर काफी सॉफ्ट था और वो अपनी बातों को लोगों के सामने अच्छी तरह से रख सकती थी और इसी के साथ वो बहुत अच्छा खाना भी पका सकती थी। अमित के जैसा सिर्फ एक मर्द बाहर मौजूद कई सारी औरतों से कई गुना बेहतर था। मिस्टर आहूजा, अमित शर्मा ने कबीर का स्वागत किया। तुम मुझे मिस्टर आहूजा की जगह बस भाई कहा करो, ठीक है? भले वो अमित शर्मा की तारीफ करता हो, उसकी परवाह करता हो और उसे एक हद तक पसंद भी करता हो, लेकिन उसका अमित के साथ सारी जिंदगी बिताने का कोई इरादा नहीं था। और फिर उसकी दादी भी तो थी, उसे ऐसा करने देने के लिए कभी राजी नहीं होती। और इन सब से बड़ी बात, जो बहुत जरूरी भी थी, उसे मर्दों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जरा सी भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, इतनी सी भी नहीं, ना, नो, नेवर। कबीर ने खुद अनगिनत बार याद दिलाया था। लेकिन भाई, अमित शर्मा थोड़ा सा हैरान था। कबीर की अचानक ऐसे उसके कबीर को बुलाने का तरीका बदलने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था और उसने उसे बेमन से ही सही उस वक्त को स्वीकार कर लिया था। भाई, अगर उसे ये नहीं लग रहा होता कि कबीर एक डुअल पर्सनैलिटी वाला इंसान है, जो कभी इस डाल तो कभी उस डाल झूलता रहता है, तो उसे लगता था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं। बात इतनी सी थी कि कबीर के बारे में उसे हुई गलतफहमियों और अफवाहों की वजह से कबीर को लेकर उसके मन में एक गलत इमेज बन गई थी। लेकिन कबीर को उस तरह से बुलाने का तरीका इतना भी बेकार नहीं था। कबीर ने अमित के कंधों को थपथपाया। तुम यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो? ये गर्मी का मौसम नहीं है, अंदर जाने के बारे में क्या ख्याल है? मर्दों के लिए एक दूसरे को कंधों पर थपथपाना बिल्कुल ही आम बात थी। हालांकि उस थपकी की वजह से अमित शर्मा के पूरे शरीर में झटके से आने लगे थे और वो बेहद ही अजीब महसूस करने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर आज अपनी असलियत को अमित के सामने जाहिर करते हुए उस मुखौटे को निकाल फेंकने वाला था, जो कि उसने दूसरों को दिखाने के लिए पहन के रखा था। लेकिन उसके बाद कबीर ने कुछ और नहीं किया और अमित का कंधा थपथपाकर वो सीधा ही भीतर घर के अंदर चला गया। शालिनी को लग रहा था जैसे उसके दिल में फीलिंग्स का तूफान आया हुआ है और उसका दिल कभी ऊपर तो कभी नीचे हिलोरे मार रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। अचानक उसे याद आया कि उसे किसी चीज के बारे में कबीर से कुछ बात करनी थी और वो भागकर घर के अंदर चली गई। उसने देखा कि कबीर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था। उसने फौरन बेहद ही आहिस्ता से उसे पुकारा, मिस्टर आहूजा। कबीर ने पलट कर देखा। उसकी आंखें टेढ़ी हो गई थी। शालिनी को याद आया कि किस तरह उसने अभी अभी उसे खुद को उसके नाम से पुकारने के लिए मना किया था। वो तुरंत ही मुस्कुराई और बोली, भाई, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो?